चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। टॉपिक का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, चैप्टर नंबर 1, क्लास 12। ठीक है ना। बेसिकली हम क्लास 12 का पहला चैप्टर अब पढ़ने वाले हैं। चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली चीज आप पढ़ोगे वो है सेट। सेट क्या होता है? और ज्यादा बेसिक से चल रही है क्या? चलिए, सेट क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये आपने 11th में पढ़ा होगा पहले दिन। पहली बार जब आपने मैथ्स लेने का फैसला किया तो टीचर नहीं पढ़ाया था कि बेटा बहुत ही इजी है, बेटा कुछ भी नहीं है। देखो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आप सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो और करली ब्रैकेट का यूज करते हो। मान लिया एलिमेंट है सेट के अंदर 1 2 3, 3 एलिमेंट है। ठीक है ना, ये एलिमेंट है। अब इस सेट के सबसेट कौन कौन से बन सकते हैं? सबसेट। सर सबसेट क्या होते थे कि ऐसे सेट जिनके एलिमेंट इस सेट के अंदर कंटेन्ड हो, इनको क्या कहते थे? सबसेट कहते थे। तो यहां पर एक सबसेट क्या बन सकता है? एम्प्टी। एम्प्टी इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट मतलब फाइव। तो फाइव क्या होता है? इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबको पता है ये बात? बेटा ये चैप्टर मजे मजे में नहीं जा पाएगा, इसको थोड़ा सा ना दिमाग लगा के सुनना पड़ेगा सब बच्चों को। ठीक है ना, चीजों को अच्छे से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये वो नहीं है कि क्वेश्चन आया तो हो जाएगा, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, सीखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, सेट क्या है? 1 2 3। इस सेट के सबसेट कौन कौन हो सकते हैं? सारे के सारे। किसी भी सेट का एम्प्टी सेट तो पक्का क्या होता है? सबसेट होता है। और एक वो खुद। एक कौन? एक वो खुद। दो तो पक्का होते ही होते हैं, दो तो पक्का होते ही होते हैं। कौन? एक एम्प्टी और एक वो खुद। उसके अलावा सर यहाँ पे सिंगलटन 1 आएगा, सिंगलटन 2 आएगा, सिंगलटन 3 आएगा। सिंगलटन मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट, उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। याद आ गया होगा? अरे याद आ गया होगा। अच्छा बेटा, तू जो ब्रैकेट बना रहा है ये सिंपल ब्रैकेट है। सिंपल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट में फर्क है। सिंपल ब्रैकेट सेट के लिए यूज होता है, सॉरी करली ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट यूज नहीं होता। ठीक है। अच्छा 1 2 1 3 और 2 3, ये कितने एलिमेंट कितने हो गए इसके अंदर? 8 हो गए बेटा। पता कैसे चलता है कितने होते हैं? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3, इसको बेटा कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है ना। सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है? 3। कार्डिनल नंबर का मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर? 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर 3। आंसर इज 8। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है। अगर कभी सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी? n, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर n। ठीक है ना, 2 की पावर n। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है कि सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है? n, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करूं, मेरे पास जो ए सेट है मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था? ए क्रॉस, जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई ए सेट है, ठीक है ना, एक मिनट के लिए बोलता हूं 1 2 3, और बी सेट है मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी क्या होता है भाई? ए क्रॉस बी होता है एक्स कॉमा वाई। थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं लेकिन पुराना याद दिला रहा हूं भाई, 11th क्लास का याद दिला रहा हूं ताकि कहीं पे भी फंसो नहीं भाई। एक्स कॉमा वाई सच दैट पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट का होगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट का होगा। इसको हम क्या बोलते थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके अंदर जो एलिमेंट होते थे वो कैसे होते थे? ऑर्डर्ड पेयर में होते थे। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जैसे मैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट पुट करता हूं 3 4, तो ये अंडरस्टूड है ना आप लोगों की? जो पहले बोला वो एक्स एक्सिस पर है और जो बाद में बोला वो वाई एक्सिस पर है। कैसे अंडरस्टूड है? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसका हम कभी ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। इसका फिक्स्ड ऑर्डर है कि पहले वाला एक्स का है, बाद वाला वाई का है। ठीक है ना। ऐसे ही पहला वाला ए का है और बाद वाला बी का है, क्योंकि मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं। अगर मैं बी क्रॉस से निकालूंगा तो पहला वाला एलिमेंट ए बी का होगा और बाद वाला एलिमेंट ए का होगा। यहां पे एलिमेंट आएंगे कौन कौन से? 1 कॉमा अल्फा, 1 कॉमा बीटा, 2 कॉमा अल्फा,
2 कॉमा बीटा, 3 कॉमा अल्फा, 3 कॉमा बीटा। जस्ट सिंपली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये वाले सिंपल ब्रैकेट है सादिक मेरे भाई, ये वाले सिंपल ब्रैकेट है, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और जो करली ब्रैकेट है वो सेट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। हर ब्रैकेट का मतलब अलग है। सिंपल ब्रैकेट अगर मैं दोनों साइड लगा दूं तो उसको इंटरवल भी बोलते हैं, एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें वो भी सब, वो तो हर ब्रैकेट का मतलब क्या है भैया, अलग अलग है। आप कहीं पर भी कुछ भी अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी ऐसे भी निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी? क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी ऐसे भी निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी? ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3, बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2, कितना आंसर आएगा बेटा, 6। तो डायरेक्टली भी आप ऐसे सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं बेटा, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सिंपली भी सॉल्व किया जा सकता है। और ये रहा उसका फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बेटा मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूं ए क्रॉस ए निकालो, तो आप बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने होंगे? ए क्रॉस ए में एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने होंगे बेटा, 3 इंटू 3 कितना आएगा, 9। कोई दिक्कत वाली बात? ये क्या था बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आपको सेट समझ में आया, क्या आपको सबसेट समझ में आया, नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं समझ में आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होता है समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं भाई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बेटा, आगे देखो, नेक्स्ट है भाई कि अगर सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ए क्रॉस ए फाइंड करना है तो एलिमेंट क्या होंगे, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। समझ आ रहा है बेटा? क्या होता है, ये 1 पहले जैसे मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जैसे हम क्या करते हैं बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं। अरे तो आता होगा सबको, 1 पहले 1 के साथ, 1 फिर 2 के साथ, 1 फिर 3 के साथ, 2 पहले 1 के साथ, 2 फिर 2 के साथ, 2 फिर 3 के साथ, 3 पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। सबको समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, सेट ए में कितने एलिमेंट थे भाई, 3। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट थे, जल्दी बताओ, 3 इंटू 3 कितने, 9। अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां पर कि नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो आप बोलोगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए विच इज इक्वल टू 2 की पावर 9, कितना होगा, 512। सही है ना, कितना होगा, 512। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आर फॉर रिलेशन बोलूं, आर फॉर क्या, रिलेशन, तो रिलेशन क्या होती है, अगर रिलेशन ए सेट से बी सेट के अंदर डिफाइंड है कि आप जिसके एलिमेंट पुट करोगे वो भी ए सेट है और जहां पर आंसर आएगा वो भी क्या है, ए सेट है, तो रिलेशन अगर ए सेट से ए सेट पे डिफाइंड है तो रिलेशन होती क्या बेसिकली सर, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन इज नथिंग बट रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। नहीं बात समझ में आई? मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे पास एक सेट है बेटा ए, जो कि क्या है 1 2 3, और दूसरा सेट भी क्या है बेटा 1 2 3, 1 2 3, तो मैं आपके लिए एक रिलेशन बना देता हूं कि रिलेशन ए से ए पे जाएगी और रिलेशन के अंदर एलिमेंट का क्या आएंगे, x, y, सच दैट y जो है वो x से 1 बड़ा है। ऐसा रूल अपने को बना के ऑलरेडी दे रखा होगा, जहां पे x और y दोनों ही कहां से बिलोंग करेंगे, a सेट से। तो आगे वाला सेट भी क्या है, a है, और पीछे वाला सेट भी क्या है बेटा, a है। आगे वाले में एलिमेंट क्या थे 1 2 3, पीछे वाले में भी एलिमेंट क्या थे 1 2 3। तो x की वैल्यू अगर 1 डाली जाएगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो कितनी आएगी, 2। तो 1 की इमेज क्या हो गई 2, 2 की इमेज क्या हो गई 3, 3 की कोई इमेज नहीं आएगी। तो यहां पर जो रिलेशन बनी उस रिलेशन में कितने एलिमेंट आए, 1 2 और 2 3। क्या ये एक सबसेट है ए क्रॉस बी का? क्या यहां पर जो अगर रिलेशन R1 बनी है तो क्या ये R1 सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का? जी हाँ सर, बिल्कुल सबसेट है। तो ये क्या हो गई, एक रिलेशन, ये क्या हो गई, एक रिलेशन। ठीक है बेटा, जितने भी सबसेट बन सकते हैं
जितने भी क्या बन सकते हैं, सबसेट बन सकते हैं किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उतनी ही क्या होती हैं, रिलेशंस होती हैं, क्योंकि हर सबसेट को क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। भाई ए मेरे पास एक सेट था, ए मेरे पास क्या था, एक सेट था, उस ए सेट का मैंने ए के साथ ही क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कुछ ऑर्डर्ड पेयर में सारे एलिमेंट आ गए, सारे एलिमेंट, हर एक एलिमेंट कैसा आया, ऑर्डर्ड पेयर में। उस ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट के मैं जितने भी सबसेट बना सकता हूं, उस हर सबसेट को रिलेशन कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, जितने सबसेट बन सकते हैं उतनी ही क्या होती हैं, रिलेशन होती हैं। तो अगर मैं यहां पे आपसे पूछ लेता इसी क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए कितनी होंगी बेटा, 2 की पावर, सबसेट कितने थे, 2 की पावर 9, तो रिलेशन भी कितनी होंगी, 2 की पावर 9, 512। जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट बन सकते हैं उतनी ही क्या बन सकती हैं, रिलेशन बन सकती हैं। क्या तुम्हें व्हाट इज रिलेशन समझ में आ गया, समझ में क्या याद आ गया पुराना कि क्या रिलेशन थी, 11th क्लास में हमने सब पढ़ा था। कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर है यहां तक सब कुछ, नोटेड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मतलब कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी सी आ गई सर कि अगर मेरे पास एक ए सेट है, फाइनल कर देता हूं अपनी बात को, कि अगर मेरे पास एक, सुनो अब थोड़ा सा मैं आराम से 12th में आ गया अब मैं, ठीक है ना, मैं 11th को निपटा रहा था फटाफट, 11th निपट गई, अब आगे 12वीं क्लास। तो 11th में पास हो गए तुम लोग, ठीक है ना, इतना आना चाहिए, जितना मैंने पढ़ा दिया इतना आना चाहिए। 1 2 3 4 5 मान लो ये n तक है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, n, ठीक है ना, कितने एलिमेंट है इसमें, n एलिमेंट है सर। अगर रिलेशन a से a में जाएगी, अगर रिलेशन कहां में जाएगी, a से a तक, ठीक है ना, तो रिलेशन होता क्या है सर, रिलेशन इज सबसेट ऑफ a क्रॉस a, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ a क्रॉस a, ठीक है ना। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी बन सकती हैं, यहां पे नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी बन सकती हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस a, जो कि क्या है 2 की पावर n इंटू n, जो कि क्या है 2 की पावर n स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई मुझसे पूछ ले कितनी रिलेशन बन सकती हैं सर, तो 2 की पावर n स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा यहां पर मैं आपके कहने पर एक रिलेशन बना देता हूं, कोई एक, मैंने एक रूल ले लिया कुछ भी, x, y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पे x और y दोनों कहां से बिलोंग करेंगे, ए सेट से, ठीक है ना। मतलब रिलेशन के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जहां पे पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप अगर इसको एरो डायग्राम से भी सोच लेते, ठीक है ना, अगर आप इसको एरो डायग्राम से भी सोच लेते, ये ए सेट है, ये भी ए सेट है, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलता जा रहा है। 1 की इमेज क्या आएगी बेटा, बोलो 1 की इमेज क्या आएगी, 1 की इमेज आएगी 1, 2 की इमेज क्या आएगी 4, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 16, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, तो 4 की प्री इमेज कौन, 2, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर आप भूले ना हो तो क्या पढ़ूंगा मैं, 2 की इमेज 4 और 4 की प्री इमेज 2, ऐसे पढ़ा जाता है। मैं आपसे पूछ लूं 9 की प्री इमेज क्या है 3, 16 की प्री इमेज क्या है 4, समझ गए। अच्छा यहां पे कितना आएगा बेटा, 3, 9, 4, 16 और चलता रहेगा, ठीक है बेटा। तो जो एलिमेंट, सुनना मेरी बात, जो एलिमेंट की कोई इमेज एग्जिस्ट करती है, जिन एलिमेंट्स की कोई इमेज एग्जिस्ट करती है, वो एलिमेंट्स डोमेन के अंदर आते हैं। वो एलिमेंट किसके अंदर आते हैं, डोमेन के अंदर। तो क्या 1 की इमेज है, हाँ सर 1 की इमेज है, क्या 1, 2 की इमेज क्या है 4, जिन हर एक एलिमेंट की इमेज है, हाँ सर हर एक एलिमेंट की इमेज है, तो क्या हर एक एलिमेंट कहां आ जाएगा सर, डोमेन में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा नहीं आएगा, हर एक एलिमेंट कैसे आएगा, नहीं n तक जा रहे हो ना, n-1 की इमेज क्या होगी, n-1 का स्क्वायर, वो तो नहीं है। चलो हाँ मतलब कहीं तक जाएंगे, कहीं तक होगा, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे छोटा कर लूँ, चलो यहाँ पे एक मिनट ये वाला क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, और एक मिनट और यहाँ पे हम एक मिनट, क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी भाई ऐसे तो,
इसको यहाँ पे मैं ए सेट अलग से डिफाइन कर लेता हूँ, 1 2 3 4 अप टू 100। अब ठीक है, ठीक है ना। तो 1 2 3 अप टू 100 में कहां तक इमेज जाएगी भाई? सिर्फ और सिर्फ 10, 100 तक ही तो जाएगा। 10 के बाद किसी भी एलिमेंट की कोई इमेज आएगी क्या? नहीं आएगी सर। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। तो 121 तो इधर वाले सेट में है ही नहीं। ये कहां तक जा रहा है? मैक्सिमम 100 तक। और ये भी कहां जा रहा है? मैक्सिमम 100 तक। ठीक है बेटा, इसको रोक लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं घर जाके बाद में। 8 9 10, ठीक है बेटा। और मैं बात कर लूं अगर रेंज की, रिलेशन की रेंज क्या है? सर रिलेशन की रेंज क्या है? 1। रेंज मतलब वो एलिमेंट, रिलेशन वो एलिमेंट जो किसी की इमेज है, जो किसी की क्या है? इमेज है, वो रेंज के अंदर आते हैं। तो कौन कौन है? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, डॉट 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 100। समझ गए? ठीक है ना, ये क्या हो गई? रेंज। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन, कोडोमेन पीछे वाला पूरा का पूरा सेट, पीछे वाला पूरा का पूरा सेट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कोडोमेन। ठीक है ना। अच्छा, रेंज हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन की। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये बातें 11वीं कक्षा की थी, ये सारी की सारी बातें कक्षा 11वीं की थी। आपको सारी बातें समझ में आ गई? ये हाँ, ये भी सब 11th क्लास था भाई, मैंने कुछ भी 12th नहीं पढ़ाया अभी तक। ठीक है, 12th में उसने सीधा सीधा छक्का मारा बेटा, आते ही पहली बॉल पे उसने बोला टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। ठीक है ना। और स्कूल वाले भी मुझे शुरू कर रहे हैं, बेटा वैलिड रिलेशन होती है, एम्प्टी रिलेशन। अरे भाई रिलेशन भूल चुका है बच्चा। रिलेशन क्या था, सेट क्या था, सबसेट क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, कैसे बन रही थी सारी कहानी। ठीक है ना। तो ये सारी कहानी यहां तक पहुंच गई। ये क्या थी बेटा? 11th क्लास की रिलेशन थी। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्लियर है? अब बात करते हैं 12वीं कक्षा की। आगे आ जाओ। नोटेड? चलो देखो बेटा, बात को समझना, बात को समझिएगा। अपने पास एक सेट है बेटा, अपने पास एक सेट है 1 2 3, और इस सेट के ऊपर रिलेशन क्या है बेटा? R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। रिलेशन जब कहां से कहां तक जाती है? A सेट से A सेट में। ठीक है बेटा। अच्छा, यहां पर कितनी रिलेशन बन सकती हैं? कितने सबसेट बन सकते हैं इसके? 512। कितने बन सकते हैं? 512, क्योंकि A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे? 9। तो रिलेशन कितनी बन सकती है? 2 की पावर 9, दैट इज 512। जो रिलेशन होती है वो क्या होता है? सबसेट। तो किसी भी सेट के 2 सबसेट तो पक्का होते हैं। कौन कौन? एक एम्प्टी और एक वो खुद। 2 तो होते ही होते हैं, उसके आगे हो जाएं कुछ तो वो अलग बात है, लेकिन 2 तो होते ही होते हैं। ठीक है ना। जिसमें फाइव का मतलब एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये रिलेशन तो पक्का एग्जिस्ट करेगी, रिलेशन तो पक्का बनेगी, क्योंकि किसी भी सेट के सबसेट बनाने बैठूंगा मैं तो 2 सबसेट तो पक्का बनेंगे भाई। कौन कौन? एक फाइव और एक वो खुद। मैं किसके सबसेट बनाने बैठा हूं यहां पर? A क्रॉस A के। तो एक तो बन जाएगा फाइव और एक बन जाएगा वो खुद। जब वो बनेगा फाइव मतलब इसके अंदर कोई भी रिलेशन, कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ये खाली रिलेशन होती है। अच्छा, जब किसी रिलेशन के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ही एलिमेंट आ जाएं, जैसे कि 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3, जब सारे ही एलिमेंट आगे किसके? A क्रॉस A के, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहते हैं उसको? यूनिवर्सल रिलेशन। जिस रिलेशन में पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ गया उसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन। या मैं इस बात को बोल दूं कि आगे वाले सेट का हर एक एलिमेंट पीछे वाले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा। भाई 1 किसके साथ रिलेटेड है? 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 2 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 3 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी। जब आगे वाले सेट का हर एक एलिमेंट पीछे वाले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा होगा तो रिलेशन कैसी बनेगी? यूनिवर्सल रिलेशन। सबसे बड़ी रिलेशन वही बनेगी, बेसिकली वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करता हूं मैं कि 1, 1, सुनना अब ध्यान से, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, क्या ये एक रिलेशन बनेगी?
1 1, ये क्या इसका सबसेट ही तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कोई ना कोई सबसेट तो है ही ना, इसमें तो कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं आ रहा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जिस रिलेशन के अंदर हर एक एलिमेंट खुद के साथ जरूर रिलेट करेगा, बाकी किसी के साथ करे या ना करे, मतलब 1 की इमेज 1 के साथ जरूर आएगी, 2 की 2 के साथ जरूर आएगी, 3 की 3 के साथ जरूर आएगी, बाकी कुछ हो या ना हो। अगर ए सेट में 3 एलिमेंट हैं तो पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, तीसरा, ये 3 तो पक्का होंगे, बाकी कुछ हो या ना हो, उस रिलेशन में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब अगर ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, अगर ए सेट में 3 एलिमेंट हैं तो 1 2 3 3 एलिमेंट है, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। तो रिलेशन कैसी है? रिफ्लेक्सिव। अगर खाली 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, तीनों होने चाहिए। अच्छा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन उसके अलावा 1 2 भी है, उसके अलावा 2 3 भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी रिलेशन कैसी है? रिफ्लेक्सिव ही है। अच्छा एक रिलेशन और होती है आइडेंटिटी रिलेशन, वो अपने सीबीएसई में नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन होती है कि 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो आइडेंटिटी से ऊपर जाके रिफ्लेक्सिव बनता है कि हाँ 1 1 2 2 3 3 तो है ही है, उसके अलावा भी कुछ और हो जाए तो उसको रिफ्लेक्सिव बोल देते हैं हम। ठीक है ना? पढ़ाया गया होगा। ठीक है ना? तो हालांकि 12th में है नहीं वो बात, समझ में आ गया? तो ये रिलेशन कैसी रिलेशन है बेटा, जल्दी से बताओ। दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा 1 1 है, 2 2 है, उसके बाद 2 3 है, 3 2 है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? अरे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? बोलो हाँ या ना? नहीं। क्यों नहीं है? इसमें 3 3 नहीं है सर, 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 भी होना चाहिए था। ए सेट के सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड जरूर होंगे। जैसे दोस्ती का रिश्ता, पहले खुद के साथ दोस्ती होनी चाहिए, 1 की दोस्ती खुद के साथ, 2 की दोस्ती खुद के साथ, 3 की दोस्ती खुद के साथ जरूर होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिक। अगर 2 इज अ फ्रेंड ऑफ 3 तो 3 को भी 2 का दोस्त होना पड़ेगा। मतलब अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होगा, तब रिलेशन कैसी है? सिमेट्रिक। जैसे मिश्रा को प्रीति का, मिश्रा इज द फ्रेंड ऑफ प्रीति, तो प्रीति भी दोस्त मानेगी तभी बात बनेगी, नहीं तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। नहीं बात अरे प्रीति लड़का है भाई ठीक है ना? वैसे फ्रेंड की बात कर रहा हूं मैं। सुनो 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 सुनो, मतलब अगर अंकुर और समन, अरे सुनो सुनो भैया, अगर अंकुर और समन आपस में फ्रेंड हैं और अंकुर समन को फ्रेंड मानता है तो समन को पहले मानना पड़ेगा। जब तक समन भी नहीं मानेगा बोला है मैंने, नालायको, समन भी नहीं मानेगा तब तक वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगी। समझ गए? अगर A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू A, उल्टा भी सही होना चाहिए, A B का दोस्त है और B भी A का दोस्त है, तो रिलेशन कैसी है? हाँ वन साइडेड नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है ना? हाँ एक तरफा नहीं चलेगा भाई। ठीक है ना? हालांकि एक तरफा प्यार की बहुत वो होती है, पावर होती है। ठीक है ना? अच्छा नहीं चलेगा लेकिन 1 1, अरे बस करो बस भाई, बस भावनाओं में बह गए तुम तो। ठीक है छोड़ दो ये सब। 1 1 2 2, अच्छा क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? जल्दी बताओ। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए भाई? जरूरी नहीं है कि अब आप कोई बच्चा बोले कि 1 3 नहीं है, कोई बोले 1 3 तो है ही नहीं। अरे भाई 1 3 नहीं है, छोड़ दे उसको, जो है उसका उल्टा होना चाहिए। अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, अगर 1 3 है ही नहीं छोड़ दे उसको। हाँ अगर 1 3 होता तो 3 1 भी होना पड़ेगा। समझ रहे हो? नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। हाँ होता है, ये वाला भी सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। समझ गए? तो यहां पे समझ में आ रहा सिमेट्रिक क्या होता है भाई? 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है, और एक एलिमेंट को 2 बार आप सेट में लिख नहीं सकते, लिखोगे भी तो फर्क नहीं पड़ता। तो इस एलिमेंट के लिए तो क्या हो गया? सिमेट्रिक। इसके लिए भी क्या हो गया? सिमेट्रिक। अच्छा अगर 2 3 है तो 3 2 भी है, तो रिलेशन कैसा हो गया बेटा? रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? अरे जल्दी बताओ। अच्छा आगे देखो बेटा, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 2 3 है, 3 1 है, 2 1 है। क्या ये रिलेशन बेटा रिफ्लेक्सिव है? जल्दी बताओ।
रिफ्लेक्सिव है या नहीं है 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है। रिलेशन कैसी है बेटा? रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? 2-3 है लेकिन 3-2 नहीं है, 3-1 है लेकिन 1-3 नहीं है, 2-1 है तो 1-2 नहीं है, तो किसी के लिए भी नहीं है। अपने को तो एक भी दिक्कत मिल जाए तब भी हम मना कर देते हैं, या तो 3-3 दिक्कतें मिल रही हैं, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात सुनो, ट्रांजिटिव क्या होता है? अंकुर इज अ फ्रेंड ऑफ, चलो बता नॉर्मल है ना। अंकुर ने दोस्ती कर ली काजल से, सही है बेटा, A इज रिलेटेड टू B। लेकिन काजल ने दोस्ती कर ली मयंक के साथ। ओ भाई, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? ठीक है, अब ऐसा है भैया कि अगर तो ये किसी बात पे राजी हो जाएं कि मयंक और काजल भी आपस में दोस्ती कर लें, तब तो ये ट्रायंगल चलता रहेगा, ठीक है ना। तब तो ये अंकुर काजल मयंक वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, फ्रेंडशिप तीनों की दोस्ती बनी रहेगी। लेकिन अगर देखो लड़कियों का एग्जांपल लेते हैं, लड़कियों का एग्जांपल यहाँ पे सुनो, ये मैं बताता हूँ निशा, वैन्या, मान्या, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा कोई नाम जो क्लास में ना हो, ठीक है ना, निशा, वैन्या, मान्या, ठीक है ना, ये 3 है। अब ये दोनों की आपस में दोस्ती हो गई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। A, B इज रिलेटेड, बिलोंग्स टू रिलेशन, और वैन्या की रिलेशन दोस्ती हो गई किसके साथ? ये तीनों लड़कियां हैं बेटा, ठीक है। अब अगर कहीं नैशा और मान्या की आपस में नहीं बनती तो तुम खुद सोच के बताओ क्या इनकी दोस्ती चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। बोले कि तूने तो उससे बात करी, ठीक है ना, मैं उससे पसंद नहीं करती उसको, तू उससे कैसे बात कर रही है ना, उसने मेरे, ये है ना, बिचिंग हो जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगी ना भाई। अरे भाई, नैशा अब वैन्या को दोस्त मानती है, लेकिन वैन्या किसको मानती है? मान्या को, और वैन्या और मान्या की आपस में नहीं बनती, सॉरी निशा और मान्या की, तो ये आपस में लड़ाई होगी नहीं होगी? पक्का होगी, ठीक है ना। तो ये रिलेशन कब बच सकता है? जब नैशा और मान्या की भी आपस में दोस्ती हो जाए, तब तो ये दोनों तीनों सहेलियां आपस में कुछ ना कुछ हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा? रोज का कलेश होगा बेटा, कलेश, ठीक है ना बेटा, समझ गए। अगर A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, तो A और C भी आपस में रिलेटेड होंगे, तब तो रिलेशन कैसी होगी बेटा? ट्रांजिटिव। नहीं तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगी। बात समझ में आ गई नहीं आई? अरे जल्दी से बताओ, समझ में आया नहीं आया? अरे समझ नहीं आ रहा, ये समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ, नहीं आया? एक और अच्छा, इधर देखो, 1-1 समझ आया? 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, तो ये क्या है बेटा? रिफ्लेक्सिव है। 2-3 है लेकिन 3-2 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा 2-3 है, सुनो, A इज रिलेटेड टू B, 3, और उसके बाद B इज रिलेटेड टू C, 3 एक के साथ दोस्ती कर ली, क्या इसने करवा दी भाई एक और एक की भी दोस्ती? तो 3 समझदार निकला, 3 समझदार निकला बेटा, उसने दोस्ती बना ली सबके साथ, तो वो क्या हो गया बेटा? ट्रांजिटिव हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? 2 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 1, नहीं पूरा सेट रिलेशन ट्रांजिटिव, ठीक है ना। रिलेशन क्या हो गया बेटा? ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे A, C भी रिलेशन में है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया बेटा? ट्रांजिटिव। समझ में आया नहीं आया? एक और छोटी सी बात, 2 ग्रुप थे बेटा, 2 ग्रुप, सुनो कहानी है। 2 ग्रुप, ये ग्रुप के अंदर 2 लोग हैं और ये ग्रुप के अंदर भी 2 लोग हैं। इस ग्रुप की इस ग्रुप से नहीं बनती, एक दूसरे को देख के ही बेटा ईंट फेंक देते हैं दूर से ही, ठीक है ना, पत्थर मार देते हैं बेटा दूर से ही। इस ग्रुप के अंदर 2 लड़कियां हैं बेटा, प्रिया और रिया, ठीक है ना। और इस ग्रुप के अंदर 2 हैं बेटा, मोक्ता एंड नयुक्ता। मोक्ता कोई नाम नहीं होता क्या? मुक्ता होता होगा, चलो, अरे ठीक है ना। एक है बेटा मुक्ता और एक है बेटा नयुक्ता। इनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती है बेटा, इनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन इनकी आपस में नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। अब क्या हुआ बेटा? सुनो, इधर सुन लो बेटा, काम की बात बता रहा हूं। प्रिया और रिया आपस में दोस्त हैं, लेकिन रिया ने क्या किया बेटा? नियुक्ता से दोस्ती कर ली। अरे भाई साहब,
अब क्या हुआ बेटा, ये गड़बड़ हो गई, कलेश हो गया बेटा। अब ये कब बच सकते हैं, जब नियुक्ता भी प्रिया से क्या कर ले बेटा, फ्रेंडशिप कर ले। ये तो बेटा, ये इसको तो भगा दिया ना बेटा, इससे तो बेटा वो हो गया। हाँ बेटा, इससे कट ऑफ हो गया बेटा, ठीक है ना, ये ज्यादा वर्ड है, अच्छा वर्ड है, कट ऑफ हो गया बेटा इससे, है ना, ठीक है, इससे कट ऑफ हो गया। तो सुनो सुनो सुनो, ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी एंड बी इज अ फ्रेंड ऑफ सी, तो ये दोनों तो आपस में दोस्त थे ही थे, तो रिलेशन कैसी हो गई, ट्रांजिटिव। एक और चीज भी होती है, ये बात सुनो, ये बड़ी, ये किताबों में लिखी नहीं होती, सुन लो। ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं, लेकिन रिया ने आगे किसी से दोस्ती करी ही नहीं कभी। ए कॉमा बी रिलेशन में है, लेकिन बी ने आगे किसी के साथ इमेज बनाई ही नहीं, तब भी रिलेशन कैसी है बेटा, ट्रांजिटिव ही है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपस में खुश हैं, ये आपस में खुश हैं, इसने किसी इसको नहीं छेड़ा, इसने इसको नहीं छेड़ा बेटा, तब भी रिलेशन कैसी है, ट्रांजिटिव ही है। तो दो केस होते हैं ट्रांजिटिव के, एक नहीं होता, एक तो बुक में लिखा होता है, एक अलग से बता रहा हूं, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होता है वो। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तब रिलेशन कैसी होती है, ट्रांजिटिव। या फिर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी ने आगे से दोस्ती करी ही नहीं, तब भी रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव ही होगा। समझ में आ गई बात? चलो ये कहानियां खत्म करते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है सब बेटा, सब कुछ। अब मेरी बात सुनो, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं ना भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूं। 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, 2-3 है, 1-2 है। अब बताओ ये रिलेशन बेटा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है या नहीं है, नहीं है सर। 2-3 है लेकिन 3-2 नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव बताओ, है, क्यों है, देखो बेटा, देखो नहीं है, तू सुनो 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 भाई सुनो, वन ने दोस्ती करी 2 के साथ, सुनो शांति सुनो, और 2 ने दोस्ती करी 3 के साथ, लेकिन क्या उसने 1 और 3 की दोस्ती कराई, कहां कराई, नहीं कराई, ठीक है ना, तो कलेश हो गया बेटा। तो या क्या हो गया बेटा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ आया? रिलेशन में 1-2 है, 2-3 है, लेकिन 1-3 नहीं है, तो रिलेशन इज, हाँ 4 तो बेटा सेट में ही नहीं है, अगर 4 तो सेट में ही नहीं है, हाँ मतलब अगर ऐसा कुछ होगा तो देखते हैं अभी, ठीक है, अभी फिलहाल इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब मेरी बात सुनो, पहले वाले के ऊपर बात करते हैं, पहले वाले के ऊपर दोबारा, R3 के ऊपर दोबारा बात करते हैं। 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, बोलो यह सिमेट्रिक है या नहीं है, इट इज सिमेट्रिक। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, सोच के बता भाई। सर अपने अपने में गए ना, 1 ने क्या दोस्ती करी किसी से साथ, नहीं, 2 ने किसी दोस्ती करी, नहीं, 3 ने करी, नहीं, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। समझ रहे हो? आगे किसी से दोस्ती, मैंने दूसरा केस बताया था ट्रांजिटिविटी का, ठीक है ना बेटा, तो इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, इट इज ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन तीनों होंगी बेटा, रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी, तो रिलेशन को क्या बोलते हैं, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? छापो फटाफट छापो, आगे बढ़े। चलो अब सुनो, अब इंपॉर्टेंट बात आई है। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, लैंग्वेज, कि हर केस को प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है ना। मैं एक बार लैंग्वेज लिखूंगा, आपको उस लैंग्वेज को रट लेना है बेटा अच्छे से। सुनो, आगे बढ़ूं, नोट कर लिया सब कुछ? सुनो बेटा, कभी भी आप सुन लो बेटा, आपके पास कभी भी कोई रिलेशन होगी, ए सेट से ए सेट पे होगी ऑब्वियसली, या ए से बी सेट पे भी हो सकती है, ठीक है ना, जहां पे आर क्या होगा बेटा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले आप हमेशा क्या चेक किया करोगे, यहां पर मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं
कि ए सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, n है। तो मुझे क्या बच्चा यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन बता सकता कितनी होंगी? अरे जल्दी बताओ बेटा, नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होंगी? 2 की पावर n, मारूंगा बहुत बेटा, 2 की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर। समझ आ गया बेटा? क्योंकि 2 की पावर a क्रॉस a के एलिमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सुन, बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्सिविटी की। किसकी? रिफ्लेक्सिविटी की। बात ध्यान से सुनना, कोई नोट नहीं करेगा बेटा, अगले 2 मिनट तक कोई नोट नहीं करेगा बेटा, ध्यान सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम बात है। रिफ्लेक्सिविटी के अंदर हम लोग क्या प्रूव करेंगे? a कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। मतलब अगर a सेट का हर एक एलिमेंट के लिए, इसको बोलते हैं फॉर ऑल का सिंबल होता है, फॉर ऑल, उल्टा है फॉर ऑल, ठीक है ना? कई लोग लिख भी सकते हैं फॉर ऑल का सिंबल, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो फॉर ऑल मतलब a सेट के हर एक एलिमेंट के लिए वो एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड जरूर होना चाहिए, तब उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। तो इतनी लंबी बात तो बोलेंगे नहीं पेपर में, क्या लिखेंगे हम? a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, इट मींस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। समझ आया बेटा? और अब ये भी बड़ा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है बेटा, 2-3 साल से हर बार प्री बोर्ड सीबीएसई में आ जाता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, आप रट के जाना बेटा। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है बेटा? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी बनती है? टोटल कितनी बनती है? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। सेकेंड बात कर रहा हूं बेटा मैं सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिसिटी, तो सिमेट्रिसिटी क्या होती है बेटा? लेट, सुन लो ना, मैं लेट बोला है मैंने, हाँ मैंने लेट बोला है कि लेट करोगे पहले कि a कॉमा बी रिलेशन में होगा। हमेशा पहले आप एक एलिमेंट को रिलेशन के अंदर मानोगे कि लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, मान लो कि a कॉमा बी रिलेशन के अंदर है, और यहां से आपको शो करके दिखाना है कि अगर b कॉमा a भी रिलेशन में हो गया तो r इज सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन पहले वाली बात इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसके ऊपर डब्बा बना रहा हूं बेटा, ये इसको आपको हमेशा लेट करना है बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन। और टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होती है? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कोई बच्चा बता सकता तो बता दे बेटा, स्कूल में पढ़ के आ रहे हो। 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, ठीक है ना बेटा? ये होती है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। तीसरी बात बेटा ट्रांजिटिविटी। तीसरी बात क्या है बेटा? ट्रांजिटिविटी। दो बातें आप हमेशा लेट करोगे बेटा, एक लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। ये दो बातें आप एज्यूम करोगे बेटा कि a कॉमा बी रिलेशन में है एंड b कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है। तो यहां से आपको क्या शो करके दिखाना है बेटा? a कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होगा, तो r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आया बेटा? कभी भी किसी को आपको हाँ बोलना है कि हाँ ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो आपको ऐसी लैंग्वेज लिखनी है, और ना बोलना है तो एग्जाम्पल। कभी भी प्रूविंग एग्जाम्पल से नहीं होती और ना जनरलाइजेशन नहीं होता। नो का मतलब एग्जाम्पल है, यस का मतलब जनरलाइजेशन पूरा का पूरा प्रूव है बेटा, ठीक है ना? और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव है तो वो कौन सी रिलेशन होती है बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपने मुझे नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बताया, तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? तो छोटी सी एक बात और निपटा देता हूं मैं आपके लिए, ताकि ये टॉपिक खत्म ही हो जाए और फिर हम इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छोटी सी एक बात, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, दिख रहा है ना? चलो एक छोटी सी बात और कर लेता हूं मैं। एक मेथड है बेटा, एक मेथड है बेल ट्री मेथड। बेल ट्री मेथड, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है बेल ट्री मेथड। अगर सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी बन सकती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी बन सकती है? एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत काम की चीज है आपके, ठीक है ना? मैक्सिमम बोल दूं या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बोल दूं, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है ना? तो बेटा अगर सेट में एक ही एलिमेंट है तो एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकती है, एक ही बन सकती है। क्योंकि अगर आप एक ए सेट है इसके आपके पास, यहाँ पे ए होगा और इसका आप ए क्रॉस ए करोगे तो एक ही एलिमेंट आएगा ए कॉमा ए, इसके ऊपर आप देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, बात खत्म हो गई, रिलेशन इज इक्विवेलेंस।
ठीक है ना। तो एक अगर किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी बन सकती है? एक ही बन सकती है। अच्छा अगर दो हैं, जहां पे ये खत्म हुआ था वहां से शुरू करो और इसके ऊपर जो भी आ रहा है उनको ऐड कर दो, कितना आएगा? 2। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी बन सकती है? 2। अगर सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, जैसे कि हम अभी एग्जांपल ले रहे थे, हर जितने भी आपने एग्जांपल ले 3 वाले 1 2 3 वाले एग्जांपल लिए, तो 1 2 3 वाले में कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकती है अगर कोई आपसे पूछ ले। हालांकि ये एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि अगर सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी होंगी। ठीक है, अभी आपको बता दूं कैसे आएगा आंसर। ट्रिक है ये, अगर यहाँ पे 2 है, जहां पे खत्म हुआ वहां से शुरू करो, 2 + 1 3, 3 + 2 5 होंगी बेटा। अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकती हैं? 5। रिफ्लेक्सिव कितनी बन सकती हैं? बता दिया था। सिमेट्रिक कितनी बनती हैं? बता दिया था। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी बनती हैं? बता दिया था। अच्छा अगर 4 होंगे तो जहां पे खत्म किया था वहां से शुरू करो, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15 बनती है बेटा। अगर सेट ए में 5 एलिमेंट है बेटा, कहां पे खत्म हुआ था? 15 पे। 15 + 5 20, 20 + 7 27, 27 + 10 37, 37 + 15 52 बनती है बेटा। ऐसे आप बढ़ा सकते हो घर जाके। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात? तो ये था बेटा आपका टॉपिक रिलेशंस। अब इस टॉपिक के अंदर सिर्फ एक बात बची है इक्विवेलेंस क्लासेस, उसकी बात करता हूं। ठीक है, आपके फिर उसको क्वेश्चंस करते हैं, इसके नोट कर। देखो बेटा अपने पास, अब सुनो, अपने पास एक सेट है। सबसे पहले आपको ना एक सेट लिखना है। सॉल्यूशन में कभी भी क्या लिखना है? सबसे पहले एक सेट लिखना है। और सेट क्या है बेटा? एल नाम है। इस सेट के अंदर सारी की सारी लाइंस हैं। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में जितनी भी लाइंस पॉसिबल हैं वो सारी हमने एक सेट के अंदर डाल दी। किसी भी सेट के अंदर जितनी भी किसी भी प्लेन के अंदर जितनी भी लाइंस पॉसिबल हैं वो सारी हमने एक सेट के अंदर डाल दी। और हमने ये बोला कि रिलेशन जो है वो एल सेट से एल सेट पे जाती है। ठीक है, बोला ये गया कि रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट L1, L2 तब आएंगे जब L1 इज पैरेलल टू L2, जहां पे L1, L2 बिलोंग्स टू L। ठीक है ना, बिलोंग्स टू L। अब थोड़ा नोट मत करो, एक बार सीख लो लैंग्वेज कि 3 बातें आपको हमेशा लिख के आनी है बेटा, हमेशा लिख के आनी है कि पहले आपको सेट लिखना है और फिर आपको रिलेशन बतानी है, चाहे वो आपको देख ना क्वेश्चन में तब भी, कि भाई इस सेट के ऊपर रिलेशन है और ये रिलेशन है। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या बात करेंगे बेटा? रिफ्लेक्सिविटी। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिविटी, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होती है? जब हर एक लाइन खुद के साथ रिलेटेड जरूर होनी चाहिए। क्या हर लाइन खुद के पैरेलल होती है? ऑब्वियसली एवरी लाइन इज अ पैरेलल ऑफ इटसेल्फ। एवरी लाइन इज अ पैरेलल ऑफ इटसेल्फ। तो आप यहां पे इंग्लिश में क्या लिखोगे? एवरी सही लिखा है मैंने? एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर लाइन खुद क्या होती है? पैरेलल होती है। जो मैंने बात लिखवाई थी बेटा, क्या L1, L1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L। रट्टा मार रखोगे कि हर एक L1 खुद के साथ रिलेटेड जरूर होगा जब भी L1 किसका एलिमेंट है भाई? कैपिटल L का। मतलब हर एक लाइन खुद के साथ जरूर क्या है? रिलेटेड है। तो आप क्या बोलोगे? R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा। सेकंड है बेटा सिमेट्रिसिटी। सेकंड क्या है बेटा? सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में आपको पहले 2 बातें लेट करनी पड़ेंगी। लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। ये लेट करना पड़ेगा। लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। नहीं, रिलेशन के अंदर होगा ना। कोई मान लिया L1 और L2 आपस में क्या रिलेटेड है। सर कोई भी 2 एलिमेंट, कोई भी 2 लाइंस आपस में रिलेटेड कब होती हैं? जब L1 इज पैरेलल टू L2। और सर अगर L1 L2 के पैरेलल है, क्या L2 भी पैरेलल होगी फिर L1 के? हाँ सर, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज L2 इज पैरेलल टू L1 एंड दिस इंप्लाइज L2, L1 बिलोंग्स टू R। सही बात है भाई माधव?
सही है, तो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरी चीज आप क्या बोलोगे बेटा? ट्रांसिटिविटी, ट्रांजिटिविटी। लेट, इसमें दो बातें लेट करनी होती थी, क्या क्या बेटा? लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। दो बातें आप लेट कर लोगे, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब है बेटा? L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। सर अब तो ये बड़ा सिंपल सी बात है कि L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3, तीनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो सर L1 इज पैरेलल टू L3, ये तीनों लाइंस आपस में क्या है सर? पैरेलल है, L1, L2, L3। सही है सर। तो दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आसान है, ऐसे 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, सीधे सीधे आपको लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। क्लियर है? एकदम क्लियर है। हाँ, प्रूव करना था कि रिलेशन इक्विवेलेंस है, प्रूव या चेक करना था। अरे सुनो सुनो, सेट ए है बेटा, सेट, सबसे पहले हमने क्या बोला था कि आप सेट लिखोगे। अब बात को सुन लेना ध्यान से। सबसे पहले हमने बात कर दी कि हम सेट लिखेंगे। सेट क्या है बेटा? सेट है सेट ऑफ ऑल बॉयज या सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। लड़कों के विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं उन सबको हमने एक सेट के अंदर डाल दिया। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि वो सारे लड़के ही होंगे, ठीक है ना? ऑब्वियसली, ठीक है ना? ऑब्वियसली तो सारे क्या होंगे बेटा? लड़के ही होंगे। अब उन्होंने क्या बोला कि रिलेशन कहां से कहां तक जा रही है भाई? ए सेट से ए सेट पे जा रही है, ठीक है सर, ए सेट से ए सेट पे जा रही है। और रिलेशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रिलेशन है सर कि दो एलिमेंट आपस में तब रिलेट करेंगे, जैसे मैं जब, देखो सुनो सुनो, मैं एग्जांपल देता हूं। ये ए सेट है और ये बी सेट है, चलो हम अपना स्कूल नहीं मानते और कोचिंग मान लेते हैं। तो ये संयम है, लड़के है ना, दिव्यांश, सादिक भाई, अभिषेक भाई, और एक और अभिषेक है, वो कहाँ है? वो गायब भी हो जाता है भाई वो। भुवन, सृजन गुलाटी, शुभाग्र, सबके लिख देता हूं अब, माधव, आयुष रॉय और मयंक, ठीक है। और यही सारे मैंने इधर भी लिखे हुए हैं, यही सारे सेम, इधर भी है और इधर भी है, ठीक। अब हमने ये बोला कि ए इज पहला एलिमेंट दूसरे वाले से तब रिलेट करेगा जब ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है ना भाई? ए से भी सारे लड़के हैं और इसमें भी सारे लड़के हैं। हमने बोला बताओ दिव्यांशु किसकी बहन है? किसी की बहन नहीं है भाई, ठीक है ना? तो दिव्यांशु कह रहा है कि चलो मैं राखी बांध देता हूं आयुष को, तो मैं आयुष की बहन हो गया, ठीक है ना? ऐसा नहीं पॉसिबल भाई। इस सेट के अंदर भी लड़के हैं और इस सेट के अंदर भी सारे के सारे क्या है? लड़के हैं। तो कोई भी दो सेट आप दो एलिमेंट आपस में रिलेट नहीं करेंगे। तो इस रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, एम्प्टी रिलेशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी रिलेशन। इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। समझ में आया बेटा? एग्जांपल नहीं समझ में आया? आ गया। तो आप ये बात बोल सकते हो यहां पे कि नो इन बॉयज स्कूल, क्या बोल सकते हो? इन बॉयज स्कूल नो स्टूडेंट, इन बॉयज स्कूल नो स्टूडेंट can be sister of other, sister of other, so R is empty relation। R कैसी रिलेशन है भैया? empty रिलेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड उन्होंने बोला एक रिलेशन है अपने पास, आर डैश रिलेशन। रिलेशन का नाम है भैया आर डैश।
रिलेशन का नाम है बेटा आर डैश। तो इसमें बोला गया कि भैया दो एलिमेंट आपस में, या दो एलिमेंट मतलब बच्चे हैं यहाँ पे, है ना, पहले वाले सेट के अंदर भी बच्चे, दूसरे वाले में लड़के हैं बेसिकली, पहले वाले में लड़के दूसरे वाले लड़के। तो दो लड़के आपस में तब रिलेट कर पाते हैं जब उनकी हाइट का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स इज लेस देन 3 मीटर्स। अरे भाई साहब 3 मीटर्स, 3 मीटर का मतलब हमने तो आज तक फुट में हाइट सुनी है ना, हमने तो हाइट किस में सुनी है, फुट में सुनी है ना। सुने नहीं तुमने गाने, छोरा 6 फुट का, हरियाणा का छोरा, ये वो सुने तुमने। तो तुम हरियाणवी नहीं सुनते, तुम इंग्लिश सुनते होगे, और वो हाइट पे गाने गाएंगे नहीं। इंग्लिश गाने में भी ऐसा होता है, माई हाइट इज 6 फुट, माई कलर इज, मेरा गोरा रंग मेरा, ऐसा कुछ होता है। इंग्लिश गाने में भी ऐसा होता है, तेरी पैर की पंजेब, तेरी कंगना मंगना, ये सब नहीं होता। तो ये सब हिंदी गानों में ही होता है खाली, बताओ। तो हाँ, वो किस चीज पे गाने लिख रहे हैं, वो किस चीज पे गाने लिख रहे हैं। हाँ, तो वो गाने किस पे लिख रहे हैं, वो पंजाबी वाले तो हर चीज पे लिख रहे हैं। वो तो बंदूक भी नहीं छोड़ रहे, आसमान भी नहीं छोड़ रहे, माँ भी नहीं छोड़ रहे, कुछ नहीं छोड़ रहे हो। उन्होंने लैपटॉप, कंप्यूटर, कुर्सी, पंखा कुछ नहीं छोड़ा भैया। ऐसी कोई चीज नहीं जिसपे गाना नहीं लिखा। मैथ्स में भी लिखा हुआ है, मैथ्स पे भी गाना है। हाँ, पंजाबी गाना है, मैथ्स, गणित। क्या शो मी द ढुमका? अरे भाई साहब चलो, एनीवे, ज्यादा हो गया, हम ज्यादा ही बातें कर रहे हैं। चलो सुनो, मैं कह रहा हूं अगर दो लड़कों की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम है तो वो आपस में रिलेट करेंगे। अब 1 मीटर का मतलब कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर का 1 फुट होता है, 30 सेंटीमीटर का 1 फुट होता है। तो 1 मीटर का मतलब लगभग 3.25 फुट हो गया, और 3 मीटर का मतलब लगभग 9 से 10 फुट के बीच में हो गया। तो मतलब एक आदमी की हाइट 10 फुट हो और एक हो ही ना भाई, 0 पे ही हो, तब भी वो आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो क्या कोई भी दो लड़के अगर हम सेम स्कूल के लेंगे और उनकी हाइट का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 10 फुट से छोटा ही आएगा। तो क्या एक बच्चा, जैसे मैं दिव्यांश बजाज को उठा लूं और क्लास में बाकी जितने बच्चे हैं सबके साथ उसकी हाइट कंपेयर करूं तो वो 10 फुट से छोटी आएगी। मतलब हर बच्चा दूसरे सेट के हर दूसरे बच्चे के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट के सबके साथ जा रहा है, फिर दूसरा वाला भी सबके साथ जा रहा है, फिर तीसरा सबके साथ जा रहा है, तो कौन सी रिलेशन बनती है, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कौन सा बन जाती है, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, हाइट डिफरेंस of heights of any two students will be less than 3 मीटर्स। हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से छोटा ही रहेगा। सो आर डैश इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। आर डैश क्या भैया, ए क्रॉस ए के बराबर। तो आर डैश इज यूनिवर्सल रिलेशन। ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग एग्जांपल है, उम्मीद करता हूं तुम्हें मैं समझा पाया, ठीक है ना भाई। एक एम्प्टी रिलेशन और एक यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब जिस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जिसके अंदर सारे एलिमेंट पॉसिबल है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही हो जाए पूरा का पूरा क्या रिलेशन, ठीक है। आगे बढ़े, नहीं ये तो 2 ही हैं बस ऐसे क्वेश्चन के जिसमें से इसी लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो पेपर में आएगा। ये समझ में आ गया, तुम्हें तो पुराना भी लेना होगा बैकअप अभी, रिलेशन कहाँ तो भाई ये भी ले लेना फिर, ठीक है। तुम लोग अपना बैकलॉग इकट्ठा करते जा रहे हो।
चलो अगला सवाल देखो बेटा, आपके लिए बिना किसी पैसे के लिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है बेटा, देखो मैंने आपको क्या सिखा के भेजा था लास्ट क्लास में कि सबसे पहले आप सेट लिखते हो। सबसे पहले क्या लिखते हो आप? सेट। तो सेट क्या है बेटा? टी। क्या सेट है? टी। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो बहुत इज्जत के साथ आप पहले क्या लिख दोगे? सेट। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा है। दूसरे नंबर पे मैंने बोला था कि आप रिलेशन लिखोगे। तो रिलेशन क्या है बेटा? T1 कॉमा T2, मतलब दो ट्राइंगल्स आपस में तब रिलेट करेंगे जब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता था सेम शेप एंड सेम साइज। याद आ रहा है? जब दो ट्राइंगल की आपस में सेम शेप होगी और सेम साइज होगा तब हम लोग क्या बोलते थे? कॉन्ग्रुएंट। जब एक दूसरे की फोटोकॉपी होगा, फोटोकॉपी बिल्कुल एज इट इज, उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं उसको हम? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है। और अगर सिर्फ सेम शेप हो, साइज कुछ भी हो जाए तो उसको सिमिलर बोलते थे, सिमिलैरिटी बोलते थे उसको। ठीक है ना? अच्छा सुनो, अब दो ट्राइंगल आपस में तब रिलेशन के अंदर आएंगे जब वो दूसरे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। आपने सेट लिख दिया, आपने रिलेशन लिख दी। अब पहली बात किसी करेंगे भाई, अपने को शो करके दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, शो करके दिखाना है। पहली बात किसी करेंगे बेटा? रिफ्लेक्सिविटी। पहली बात किसकी होगी? रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है जब हर एक ट्राइंगल खुद के साथ जरूर रिलेट करेगा तब वो रिलेशन कैसी होती है? रिफ्लेक्सिव। क्या कोई भी ट्राइंगल खुद के जैसा तो होता ही है? क्या हर ट्राइंगल खुद की फोटोकॉपी तो होता ही है? क्या हर ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही? भाई कोई भी ट्राइंगल ले लूं मैं, उस ट्राइंगल की उसी के साथ सेम शेप और सेम साइज देख रहा हूं, तो मतलब वो तो हमेशा होगा ही। तो आप क्या बोलोगे? एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात लिखने वाली थी वो मैंने शायद आपको लिखवाई थी बेटा, कि क्या लिखना है आपको? T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, याद करो, T1 बिलोंग्स टू T। गुड। ठीक है ना? हर ट्राइंगल खुद के साथ रिलेट जरूर होगा, मतलब रिलेट जरूर होगा तो मतलब रिलेशन में जरूर आएगा। R इज अ रिलेशन, नॉट रियल नंबर। R इज अ रिलेशन। और ये किसके लिए होगा सर? हर एक ट्राइंगल के लिए होगा जो इस सेट टी के अंदर लाए करेगा। समझ में आ गई बात? तो आप क्या बोलेंगे बेटा? R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सर सेकंड बात मैं करता हूं सिमेट्रिसिटी की। किसकी बात करता हूं बेटा? सिमेट्रिसिटी की। तो सिमेट्रिसिटी क्या था? सिमेट्रिसिटी के लिए एक बात तो पहले लेट कर लेते हैं क्या? लेट ए कॉमा बी, नहीं कहां चला गया मैं, भावनाओं में बह गए। लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। पहले तो आप एक एलिमेंट मान लो कि T1 कॉमा T2 रिलेशन के अंदर है। अगर T1 कॉमा T2 रिलेशन के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर T1 कॉमा T2 रिलेशन के अंदर है तो दिस इंप्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। समझ आ रही है बात? इसका मतलब क्या है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब इसका मतलब T1 और T2 की शेप क्या है? सेम है, और साइज भी क्या है? सेम है। इफ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 देन ऑब्वियसली T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो इसका उल्टा भी क्या लिखा जा सकता है सर? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या इस बात का बेटा प्रेजेंटेशन के ही नंबर हैं, फालतू नहीं लिखना कुछ भी, और कम भी नहीं लिखना कुछ भी। T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। क्या माना था आपने? T1 कॉमा T2 रिलेशन के अंदर, और क्या प्रूव कर दिया? T2 कॉमा T1। सिमेट्री की डेफिनेशन यही होती है कि अगर ए भी रिलेशन में है और हम प्रूव कर दें कि बी ए भी होगा तो रिलेशन कैसी होती है? सिमेट्रिक। ठीक है ना?
तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत वाली बात? अरे जल्दी बताओ, नहीं है। अगली बात देखते हैं बेटा, तीसरी बात, ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी क्या करना है ट्रांसिटिविटी के अंदर? दो बातें मान लेनी है, लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R, कि T1 जो है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 जो है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट है। अपने को क्या शो करना है? अगर A B के साथ रिलेटेड है और B C के साथ रिलेटेड है, अगर A और C भी आपस में रिलेट हो गए तो रिलेशन कैसी होती है? ट्रांजिटिव। सबने पढ़ रखा है। तो अगर मैं दो बातें मान लूं कि T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R, इस बात का क्या मतलब है सर? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। क्या इस बात का ये मतलब है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3? जिस बात का क्या मतलब है बेटा? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, जिस बात का क्या मतलब है बेटा? T1, T3 बिलोंग्स टू R। तो आप क्या बोलोगे? R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मुझे बहुत उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया। चलिए, क्लियर हो गया बेटा सबको? कोई दिक्कत नहीं है? ऐसी सुंदर लैंग्वेज लिख के आओगे बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, ऐसी ही लैंग्वेज लिख के आना, ठीक है? चलो, एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे सेम लैंग्वेज में? सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में मैंने ये हटा दिया, मैंने बोल दिया T1 इज सिमिलर टू T2। अब आप चेक करो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, ट्रांसिटिव होगा नहीं होगा। अगर होगा तो प्रूव करो, जल्दी से करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। क्या हर ट्राइंगल खुद के जैसा होता है दिखने में, शेप सेम? तो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। अगर T1, T2 रिलेशन में है, लेट कर लोगे, लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R, तो मतलब T1 इज सिमिलर टू T2, तो क्या T2 भी सिमिलर होगा T1 के? आराम से होगा सर। क्या बात कर रहा है यार? T1 की शेप T2 के सेम है तो T2 की शेप भी T1 के से होगी, सेम ही होगी, ठीक है ना? और तीसरा क्या है? लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R। क्या मतलब T1 और T2 की शेप सेम है? क्या है इसको? T1, T2 रिलेशन के अंदर है और T2, T3 भी रिलेशन के अंदर है, मतलब T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 सिमिलर टू T3। तो क्या T1 और T3 भी सिमिलर होंगे? बिल्कुल होंगे सर, सेम शेप होगी, ठीक है ना? कर लिख दो, फटाफट लिख दो ये बात जो मैंने इतनी फटाफट बोली है। बस फटाफट, 2 मिनट का टाइम है। एक अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, एग्जाम में पक्का आएगा 100%। हाँ, अलग अलग हो सकते हैं। T1 मान लो आइसोसेलेस है और T2 राइट एंगल, सिमिलर कैसे? देखो ना, ऐसा है, ये एक ट्रायंगल ले लिया हमने, क्या ये ट्रायंगल खुद के हमेशा सिमिलर होगा? रिफ्लेक्सिविटी हो गई। अब ये ट्रायंगल जो है, इसका मैंने शेप बड़ा कर दिया, इस ट्रायंगल का मैंने, अरे खत्म हो जा, नहीं, खुद से तो मैंने खाली पहला किया था, पहला वाला मैंने खुद से किया था। अब देख, एक मैं ऐसा ट्रायंगल और बना दूं, ऐसा ही सेम, लेकिन साइज बड़ा कर दूं। अब ये T1 है, ये T2 है, टाइप तो सेम है, अगर हम आइसोसेलेस हो जाएगा तो पहली बात हम लेट करके चलते हैं ना, लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R सिमेट्रिसिटी में। अगर T1, T2 है तो T2, T1 होना चाहिए। कंडीशन डाल दी, कंडीशन तो है ही उसके अंदर, सिमेट्रिसिटी के अंदर कंडीशन है कि अगर मयंक अंकुर का दोस्त है तो अंकुर भी मयंक का दोस्त होना चाहिए, तब रिलेशन कैसी है? सिमेट्रिक।
समझ रहे? और T3 क्या था, वो पढ़ाया था लास्ट से क्लास में सारा का सारा। अगर काजल दोस्त है नीतू की और नीतू दोस्त है अंजलि की, तो काजल और अंजलि भी आपस में होनी चाहिए, दोस्त होनी चाहिए। नहीं होंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ गया? देखो बेटा, इसमें क्या बोल रखा है, लेट एल, सबसे पहले आप सेट लिखोगे क्या बेटा, वो सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। प्लेन के अंदर जितनी भी लाइंस हो सकती हैं वो क्या हो गया, एल सेट हो गया। अच्छा ठीक है, R इज इक्वल टू, रिलेशन के अंदर कोई चीज कब होगी, जब L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, तो अब आप चेक करो कि ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, जो भी होगा। कई बार शो नहीं लिखा होता, चेक करने पे भी आ जाता है। तो पहली बात की बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की, बात करते हैं सर रिफ्लेक्सिविटी की। क्या हर लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? कोई हो सकती है क्या लाइन खुद के परपेंडिकुलर? नो लाइन कैन बी perpendicular to itself. No line can be perpendicular to itself. So L1 comma L1 does not belongs to R. L1 comma L1 does not belongs to R. L1 comma L1 रिलेशन के अंदर नहीं होगा, ठीक है ना? For all L1 belongs to L. R is not reflexive. Symmetricity, let L1 comma L2 belongs to R. Let L1 comma L2 belongs to R, ठीक है? This implies L1 is perpendicular to L2. Let L1 comma L2 belongs to R. This implies L1 is perpendicular to L2, ठीक है ना? This implies L2 is perpendicular to L1. अरे भैया, जब ये लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है तो लाइन 2 भी तो लाइन 1 के परपेंडिकुलर ही है। इस बात में तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, R is not symmetric. सॉरी, दिमाग खराब हो गया। R is symmetric. यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, L2 कॉमा L1 belongs to R. R is symmetric relation. अब तीसरी बात सुनो, अगर L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है, सही बात है, और L3 L2 के परपेंडिकुलर है, क्या ये L1 और L3 भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे क्या? नहीं, वो तो पैरेलल हो गई, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे ये बात बना के भी दिखा सकते हो और सीधा सीधा बोल भी सकते हो कि लेट L1 comma L2 belongs to R and L2 comma L3 छोटा कर दिया क्या? L2 comma L3 belongs to R. सही बात है बेटा। इसका मतलब L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3. Let L1 comma L2 belongs to R and L2 comma L3 belongs to R. L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L1. ठीक है ना? और उसके बाद आप बेटा क्या बोलोगे,
L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3, मतलब L1 कॉमा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, वो रिलेशन के अंदर नहीं होगा। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात, नोट कर लो। x कॉमा वाई रिलेशन में है इफ x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे बेटा, सेट लिखोगे, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ठीक है। और रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट तब आएगा जब x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x इक्वल टू y थोड़ी है, तुम इस बात को यहीं पे रीडिफाइन कर दो कि मैं आज के बाद इस बात को ऐसे बोलने वाला हूं, n ऑफ x इज इक्वल टू n ऑफ y, कि मैं आज के बाद, तुम यही इस बात को यहीं पे डिफाइन कर दो कि मैं आज के बाद इस बात को ऐसे बोलने वाला हूं भाई, समझ गए। ताकि तुम वो जो x इक्वल टू वाई लिख रहे हो वो बात नहीं सही, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर की बात हो रही है। हाँ लैंग्वेज वाला सही है, फिर वो मेहनत ज्यादा है बट वो सही है, ठीक है। अच्छा पहली बात, फिर रिफ्लेक्सिविटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल टू n ऑफ x, x कॉमा x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, मस्त बात है। n ऑफ x इज इक्वल टू n ऑफ x, भाई x के नंबर ऑफ पेजेस खुद के साथ तो क्या होंगे, सेम ही होंगे ना, समझ आ रहा है रोहन। सेकंड बात क्या बोलेगा, सिमेट्रिसिटी, let x comma y belongs to R, this implies n of x is equal to n of y, x comma y belongs to R, this implies n of x is equal to n of y, ठीक है। this implies n of y is equal to n of x, this implies n of y is equal to n of x, this implies y comma x belongs to R is ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिलेशन। समझ आ गया। देखो बेटा, ये है सबसे ज्यादा अच्छा सवाल, जो जिसके आने के चांसेस हैं सबसे ज्यादा, और ये संधिनकार के पेपर में आ भी चुका है, उनके पेपर में रिलेशन आ रहा था और पेपर में भी आ चुका है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है सबसे बढ़िया क्वेश्चन, नोट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। शो दैट आर इन द सेट Z, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सेट लिखते हैं। सेट किसका है बेटा, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट किसका है बेटा, सेट है इंटीजर्स का, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन कहां से कहां तक जा रही है, A और B आपस में तब रिलेटेड है जब 2 डिवाइड्स A माइनस B, A कॉमा B आपस में तब रिलेटेड है जब 2 डिवाइड्स A माइनस B, ठीक है। या मैं ऐसा कह लूं कि A कॉमा B आपस में तब रिलेटेड है जब A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है ना। इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और या फिर हम ये कह सकते हैं A कॉमा B सच दैट A माइनस B इज इक्वल टू 2P, 2 का कोई क्या है ये मल्टीपल, इट इज 2P वेयर P बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है सर, ऐसा भी बोल सकता हूं। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये अलग अलग क्वेश्चन है बेटा, ये अलग अलग साल आए हैं ऐसे ही, शक्ल बदल बदल के।
a माइनस बी इज एन इवन नंबर। ये सारे क्वेश्चन सेम है, बस वो अपनी शक्ल बदल बदल के आ जाता है कि दो एलिमेंट आपस में तब रिलेटेड हैं जब 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को, या फिर a माइनस, अगर 2a माइनस बी को डिवाइड करता है तो a माइनस बी क्या है, 2 का मल्टीपल, और a माइनस बी क्या है, 2 इंटू पी। a माइनस क्या है, a माइनस बी क्या है बेटा, 2 इंटू पी। और यहाँ पे क्या है बेटा, a माइनस बी इज एन इवन नंबर। a माइनस बी क्या है बेटा, यहाँ पे इवन नंबर। समझ में आ रहा है, इवन नंबर मतलब 2 का मल्टीपल। तो सेम ही तो बात हो गई, सेम ही तो बात हो गई। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा, समझ आ रहा है यहां तक? अच्छा देखो बेटा, आप ना इसके अंदर सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो उठाओगे वो ये वाली उठा लोगे, क्योंकि ये लिखने में सबसे कम है, और मैथ्स वाले तो वैसे ही कम लिखना पसंद करते हैं भाई, है ना? तुम्हें पता ही है, आलसी लोग हैं हम। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि a माइनस बी इज अ मल्टीपल जब a माइनस बी इज इक्वल टू 2p वेयर p बिलोंग्स टू z। ठीक है ना? हम ये वाली डेफिनेशन यूज कर ले करेंगे। ये क्वेश्चन चाहे कोई भी आए, अपनी डेफिनेशन ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन है भाई, कि हाँ ठीक है, a माइनस बी करने पे क्या आएगा, 2p वेयर p इज सम इंटीजर। p क्या है, एक इंटीजर है। अच्छा बेटा, बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। बात किसकी करते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिविटी की। अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिविटी की, तो क्या a में से a को माइनस करने पर कितना आएगा, 0 आएगा। a माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा, 0। अच्छा 0 क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है नहीं होता? 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो इसका मतलब आप किसी भी नंबर को खुद से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0। तो हर नंबर खुद के साथ तो रिलेटेड जरूर होगा, क्योंकि हर नंबर को खुद से माइनस करने पर क्या आएगा, 0। और 0 क्या है, 2 का मल्टीपल। तो हर नंबर खुद के साथ तो रिलेटेड होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या बोलोगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज अ मल्टीपल, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। सही बात है ना? तो आप क्या बोलोगे, a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। तो r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा एक नंबर आ गया है, सही उम्मीद कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक है सर। ठीक है बेटा, अब मैं बात करता हूं सेकंड बात क्या थी, सिमेट्रिसिटी। सेकंड बात क्या थी बेटा, सिमेट्रिसिटी। अब सिमेट्रिसिटी क्या होता है, पहले आपको लेट करना पड़ता है, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, कि a कॉमा बी तो रिलेशन के अंदर हैं। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, दिस implies a minus b is equal to 2p where p belongs to z। बताओ हाँ या ना, कि a माइनस बी करने पर क्या आएगा, 2 का मल्टीपल, जहां p क्या है बेटा, इंटीजर। अरे तभी तो a कॉमा बी रिलेशन के अंदर होगा, नहीं तो होता ही नहीं। नहीं तो क्यों होता, श्रेणी नींद आ रही है, शाबाश। अच्छा यहां बताओ, अगर मैं इसको b माइनस ए कर दूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जो किसके बराबर आ जाएगा, 2p के। तो क्या b माइनस ए इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस पी, और माइनस पी भी तो इंटीजर ही होता है। अगर कोई नंबर इंटीजर है तो उसका नेगेटिव करने पे भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस ए भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, तो r इज सिमेट्रिक, R is symmetric relation। समझ आ रहा है बच्चों? तीसरी बात करते हैं बेटा,
ट्रांजिटिविटी। किसकी बात करते हैं बेटा? ट्रांजिटिविटी। अच्छा बेटा देखो, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। दो बातें सही हैं क्या है बेटा? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। दो बातें एकदम सही हैं कि ए कॉमा बी भी रिलेशन के अंदर होगा और बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होगा। अच्छा, अगर ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर है तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2p एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 2q। सही बात है गलत बात है भाई? एकदम सही बात है ना, एकदम अच्छी और सुंदर बात है बेटा कि अगर दोबारा बता देता हूं, अगर a कॉमा बी रिलेशन के अंदर है और b कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है तो a माइनस बी करने पर क्या आएगा? 2 का मल्टीपल, और b माइनस सी करने पे भी क्या आएगा? 2 का मल्टीपल। अब मुझे क्या शो करके दिखाना सृजन कि a माइनस सी करने पे भी 2 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर a माइनस सी करने पे भी 2 का मल्टीपल आ गया तो a कॉमा सी रिलेशन के अंदर होगा। रिलेशन कैसी हो जाएगी? ट्रांजिटिव। रिलेशन कैसी हो जाएगी? ट्रांजिटिव। तो सर ये हमारे पास मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास मान लीजिए सेकंड इक्वेशन है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ ऐड कर दें प्यारे बच्चों, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन क्या कर दें? ऐड कर दें, तो यहां पे क्या आएगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2p प्लस 2q। एग्री और नॉट एग्री? क्या यहां से माइनस बी से प्लस बी कट गया तो यहां पे कितना आया बेटा? यहां पे आया a माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स p प्लस क्यू। और एक बात बताओ, क्या p प्लस क्यू भी इंटीजर ही होगा? क्योंकि p इंटीजर है, q इंटीजर है, तो दोनों का सम भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। तो वो भी क्या होगा? 2 का मल्टीपल। तो क्या बोलोगे? a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो r इज ट्रांजिटिव, r is transitive relation. Hence, R is an equivalence. Hence, R is an equivalence relation. Hence, R is an equivalence relation. कोई दिक्कत वाली बात? लेट किया ना मैंने, दो एलिमेंट में पहले मान लेता हूं कि अंजलि ने प्रिया के साथ दोस्ती करी और प्रिया ने साक्षी के साथ। दो बातें तो पहले मान के चलनी पड़ती है ना कि ए कॉमा भी रिलेशन के अंदर है और बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है। तो ये रिलेशन के अंदर कब होंगी? जब इन दोनों का माइनस करने पर मल्टीपल आए 2 का, और इन दोनों का माइनस करने पर भी क्या है? 2 का मल्टीपल है। क्योंकि ये 2p का मल्टीपल, इसको 2q कर दिया हमने, उसको फर्क तो पड़ता नहीं है। समझ नहीं आया क्या? यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। अब इसके आगे देखो बेटा, इसके आगे मैं आपको छोटी सी बात पूछ रहा हूं, और मैं पूछ रहा हूं आप मुझे क्या बताओ, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1। वो सारे एलिमेंट बताओ, वो सारे एलिमेंट बताओ जो 1 के साथ रिलेट कर रहे हैं, जो 1 के साथ इमेज बना रहे हैं। इस वाले सेट में कौन कौन है? दुनिया भर के इंटीजर है, और दुनिया भर के इंटीजर हैं 0 1 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 सब है। वो सारे एलिमेंट बताओ जो 1 के साथ इमेज बना रहे हैं। एक तो 1 खुद बना रहा है, 1 -1 कितना होता है? 0। 0 क्या है? 2 का मल्टीपल बना रहा है 1। और कौन बना रहा है? 3। 1 -3 कितना होता है? 2। 2 क्या है? मल्टीपल है। सही है सर। अच्छा, -1 भी बना रहा है, -1 1 -1 कितना हो जाएगा? +2। 2 भी तो 2 का मल्टीपल ही होता है। अच्छा, -3 भी बना रहा है। अच्छा, 5 और -5, ये सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं? 1 की इमेज है। ये सारे एलिमेंट क्या हैं? 1 की इमेज। तो मुझसे क्या पूछा गया कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1।
वो सारे एलिमेंट बता दो जो 1 के साथ रिलेट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंस क्लास। कि वो सारे एलिमेंट, मतलब अगर a माइनस बी करने पे 2 का मल्टीपल आएगा, सुन लेना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आज की क्लास की। लास्ट क्लास में कुछ नया नहीं बताया था, ये बता रहा हूँ नया। तो आपको a की वैल्यू को हटा के यहाँ पे क्या रख देना 1, जब आप 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो। तो अब आपने a की जगह पे क्या रख दिया 1। अब जितने भी पॉसिबल आंसर है b के लिए वो सारे इस सेट के अंदर आ जाएंगे। अब b में क्या क्या पॉसिबल है? 1 पॉसिबल है, प्लस का भी और माइनस का भी। +1 रखूंगा तब भी 2 का मल्टीपल बनेगा, -1 रखूंगा तब भी 2 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है ना। +-3 पॉसिबल है, +-5 पॉसिबल है, +-7 पॉसिबल है, और चलता ही जा रहा है। समझ आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा? अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 पूछ लूं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो आप बताओ क्या होगी? आपने नोट कर लिया ऊपर वाला? तो मैं ऊपर से हटा दूं इसको? चलो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 बताओ। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 2 माइनस बी इज इक्वल टू 2p। मतलब 2 में से माइनस करने पर क्या होना चाहिए? 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट तो 0 आ गया, एग्री कर रहे हो? 2 माइनस 0 क्या होगा? 2 का मल्टीपल। अच्छा, फिर 2 आएगा, और 2 के बाद प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। फिर क्या आएगा? +-4। फिर क्या आएगा? +-6। फिर क्या आएगा? +-8, और ये भी चलता ही जाएगा। अच्छा सुनो, आपके पास अभी तक यहां पर 2 इक्विवेलेंस क्लास थी, A1 एंड A2 आर इक्विवेलेंस क्लासेस। ये दोनों क्या थी? इक्विवेलेंस क्लासेस। तो क्या A1 का इंटरसेक्शन A2 के साथ क्या आता है? एम्प्टी। इक्विवेलेंस क्लासेस हमेशा डिसजॉइंट होती हैं। कभी भी 2 इक्विवेलेंस क्लासेस सेम नहीं हो सकती, या उनके अंदर कोई 2-4 एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकते। इक्विवेलेंस क्लासेस आर ऑलवेज डिसजॉइंट, पहली बात। और दूसरा, इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन करने पर पूरा का पूरा क्या मिलेगा आपको? सेट मिलेगा, जिस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइंड होगी। इंटीजर नहीं मिलेगा, सेट मिलेगा जिसके ऊपर रिलेशन क्या होगी? डिफाइंड होगी। 4 और 2 की इक्विवेलेंस क्लास सेम आएगी पूरी की पूरी, तो वो कोई अलग इक्विवेलेंस क्लास ही नहीं हुई ना। इक्विवेलेंस क्लासेस यहाँ पे 2 ही हुई खाली। एक मिनट, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा। अभी अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग क्वेश्चंस पे फर्क पड़ता है। वो आप ऐसे मत कोई चीज को देखो। अभी मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 कर दूंगा तो क्या होगा? हाँ, फिर तो आप अपने देख ही लिया ना। तो ये आप ऐसे मत कोई चीज याद करो कि इवन की इवन होती है, ऑड की ऑड होती है। ये तो बड़ा सस्ता तरीका है, ठीक है ना। अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, कि अपने को निकालना क्या है कि इस 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं। वो सारे एलिमेंट जो इस 1 के साथ रिलेट कर रहे हैं, अगर मैं उनको एक सेट के अंदर डाल के रख दूं, तो वो सारे एलिमेंट 1 के क्या हैं? इक्विवेलेंस। 1 के किस में आएंगे? इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आएंगे। 3 का जो होगा वो तो अलग होगा पूरा। मैम नहीं आएगा बेटा अलग, रुक जा। अब तुझे देख, अगर तेरा इनका यूनियन करने पर पूरा का पूरा सेट आ चुका है ना, तो अब कोई और हो ही नहीं सकता। अब यही 2 होंगे, चेक कर लेते हैं, टेंशन क्यों ले रहा है। 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल, कितनी आएगी? 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगी बेटा? आपको कोई ताजुब नहीं होगा बेटा। +-1 आएगी, +-3 आएगी, +-5 आएगी, प्लस और यही आती रहेगी। यही इक्विवेलेंस क्लास 5 की भी होने वाली है, यही इक्विवेलेंस क्लास 7 की भी होने वाली है, और इवन वालों की भी सारी सेम ही आएगी। आप चेक कर लेना बेटा। 4 की इक्विवेलेंस क्लास, 2 की इक्विवेलेंस क्लास, और 0 की इक्विवेलेंस क्लास, और -2 की इक्विवेलेंस क्लास इवन, ये सारी क्या होंगी? सेम ही होंगी। इक्विवेलेंस क्लास किसी नंबर पे डिपेंड नहीं करती। जो अपने को अलग अलग नंबर से हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस अलग अलग आ सकती हैं। और इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन की ही निकाल सकते हो आप। ऐसे नहीं कि किसी भी रिलेशन की उठा के आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल लोगे। इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए पहले वो रिलेशन कैसी होनी चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होनी चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के बाद आप उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालते हो। और इक्विवेलेंस क्लास की 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक वो आपस में हमेशा डिसजॉइंट होती हैं, उनका इंटरसेक्शन 5 होता है, और दूसरा उनका यूनियन करने पर पूरा का पूरा सेट आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये एक कॉन्सेप्ट था इक्विवेलेंस क्लास का। सबसे पहले सेट क्या है बेटा? सेट ऑफ इंटीजर्स।
सेट इंटीजर है तो रिलेशन क्या है कि a कॉमा बी आपस में रिलेटेड होगा जब a माइनस बी इज इक्वल टू 3p वेयर p बिलोंग्स टू z। ठीक है ना। और उसके अंदर पहली बात हम किसकी कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिविटी की। तो a माइनस ए इक्वल टू 0 एंड 0 इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Z। सेकेंड इज सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R। लेट कर लो a कॉमा बी रिलेशन के अंदर होगा। अगर a कॉमा बी रिलेशन के अंदर होगा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, a माइनस बी इज इक्वल टू 3p एंड p बिलोंग्स टू z। तो अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो b माइनस ए इज इक्वल टू 3p। तो b माइनस ए इज इक्वल टू 3 ऑफ माइनस p एंड माइनस p ऑल्सो बिलोंग्स टू z। तो b कॉमा a बिलोंग्स टू R। R is symmetric relation। ठीक है बेटा। थर्ड क्या है बेटा, ट्रांसिटिविटी। let a comma b belongs to R, b comma c belongs to R। let a comma b belongs to R and b comma c belongs to R। so a minus b is equal to 2p and b minus c is equal to 2q। फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू पी प्लस क्यू। प्लस बी से माइनस बी कट गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू पी प्लस क्यू। हाँ बोल, हाँ हाँ बोल। देखते हैं अभी, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ का क्या मतलब है, a कॉमा सी, क्या बोलोगे बेटा, p प्लस क्यू बिलोंग्स टू z, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, r इज ट्रांसिटिव। चलो सब बच्चे यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, ये आसान है, ये अब कुछ नहीं है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक सबको रट गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये R क्या है, यहाँ पे R इज एन इक्विवेलेंस R is an equivalence relation। ठीक है, R is an equivalence relation।
देखो बेटा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मैं वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालूं, अगर मैं वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालूं, ठीक है ना, अगर मैं वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालूं तो बेटा देखो, वन, सुनो सुनो, वन माइनस बी इज इक्वल टू 3p। अब वन में से क्या क्या मैं यहाँ पे बी की जगह रख सकता हूँ कि वो 3 का मल्टीपल बने? वन ही रख सकते हैं पहले तो, मंदिर रख सकते हैं। वन माइनस वन कितना होगा? माइनस रखने से तो नहीं बात बनेगी, क्या बात कर रहा है? वन होगा, फिर वन, 4, नहीं गलत नहीं दिया, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ गया पहले क्वेश्चन में। 1, 4, 7, 10, 13, समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? और ये चलता जाएगा। पीछे को भी आओ, 3 कम करना है, 3। अबे 3 तो बढ़ रहे थे, 3 कम कर दो, -2, वही तो कह रहा हूं, 3 कम कर दो, -2, -5, -8, डॉट 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 डॉट। ये क्या हो गई? 3 की सॉरी 1 की इक्विवेलेंस क्लास। 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालो, अब तो खुद निकालो। क्या ये? नहीं, नेगेटिव भी निकालो ना साथ में बेटा, सिर्फ पॉजिटिव पे थोड़ी निकालोगे आप। 2 में से क्या माइनस करूं कि वो 3 का मल्टीपल बने? पहले वाले में तो क्या है? 5 आएगा, 2 आएगा, एक एक बढ़ता जाएगा यार, एक एक बढ़ता जाएगा, सिंपल। 8, 11, 14 बढ़ गया। इधर कितना होगा? 3 कम कर ले, -1, -4, -7, खत्म। अब किसकी बनाओगे? 3 की। नहीं आएगी सेम, चेक करो ना, नहीं आएगी सेम। जरूरी थोड़ी होता है कि हमारे सेम ही आ जाएगी 1 और 3 की। क्या? मैंने ये नहीं बोला था 2 होती हैं, मैंने बोला था जितनी भी होती हैं डिसजॉइंट होती हैं। उस क्वेश्चन में 2 ही बन रही थी, क्योंकि उस जितने को मिलाकर के पूरा का पूरा सेट बन जाए। क्या इसको मिलाकर के पूरा का पूरा इंटीजर सेट बन जाएगा? नहीं, अभी है ना कुछ नंबर जो है ही नहीं। 3 नहीं आया एक बार भी, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, ना 3 आया ना 6 आया, नंबर बच गए ना। वो जब वो सारे नंबर इकट्ठे हो जाएंगे जिनका यूनियन करने पर पूरा का पूरा सेट बन जाएगा, तो उसके बाद देखना नहीं बनेगी कोई भी। समझ गया? तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 3, 6, 9, 12, 15, डॉट 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 डॉट, 0, -3, -6, -9 डॉट। अब नहीं बनेगी और नहीं। अब तुम चेक कर लो और कौन सी बनेगी? कोई भी नहीं बनेगी। तुम 4 की इक्विवेलेंस क्लास बनाओगे, वो सेम बन जाएगी 1 के, ये 5 की बन जाएगी, ये 6 की बन जाएगी, ये 7 की बन जाएगी, समझ रहे हो? ये 8 की बन जाएगी, ये 9 की बन जाएगी, सेम ही चलती रहेंगी। अब कोई नई इक्विवेलेंस क्लास नहीं बनेगी। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस कितनी बनेगी? 3। और इन तीनों का आपस में कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं। इंटरसेक्शन 5, और यूनियन करने पर क्या आएगा? पूरा का पूरा इंटीजर्स का सेट। समझ आ गया बेटा? ऐसे ये क्वेश्चन होता है, मल्टीपल वाला क्वेश्चन, और उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालो। पता कैसे चलेगा? पहले 1 निकाल के देखनी पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल सकते हैं बेल ट्री मेथड से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे? निकाल नहीं सकते। मैंने अब आगे बनी नहीं रही ना, रिपीट होनी शुरू हो गई। हाँ, करके देखना पड़ेगा। और पेपर में आपको इक्विवेलेंस क्लास पूछी जाएगी कि इस फलाने नंबर की निकाल के बताओ। हाँ, बस 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल दो, 4 की निकाल दो, 5 की निकाल दो, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको एनसीईआरटी का। आपके सामने सवाल है बेटा, देखो भैया, ये वाले सवाल का जवाब दे दो। पहला पार्ट,
देखो बेटा, सेट ए क्या है, 0 1 2 3 4 अप टू कहां तक, 12 तक। ये क्या है, सेट ए के एलिमेंट है कि इंटीजर होना चाहिए 0 से लेके 12 के बीच तक, इतना ही है भाई, ठीक है ना। और रिलेशन क्या कह रही है कि a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 नहीं, a माइनस बी नहीं, मॉड मतलब पॉजिटिव ही आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो पहली बात क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिविटी। पहली बात क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिविटी। तो a माइनस ए करने पर मॉड के अंदर कितना आएगा, 0 आएगा, एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका क्या मतलब हुआ, a कॉमा ए belongs to R for all A belongs to A। समझ आ गया भाई, R is रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिलेशन कैसी है भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड बात करते हैं बेटा किसकी, सिमेट्रिसिटी। तो लेट A comma B belongs to R implies मॉड के अंदर A माइनस बी इज इक्वल टू 4p, ठीक है ना भाई। तभी तो होगा जब मॉड के अंदर A माइनस बी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, तब आप कह सकते हो कि A कॉमा बी क्या है, रिलेशन के अंदर है। अच्छा, माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क पड़ता है क्या, इज इक्वल टू 4p एंड p बिलोंग्स टू z। इसमें से अगर मैं बाहर निकाल दूं माइनस, मॉड के अंदर से बाहर निकलेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू 4p, मॉड ही रह जाएगी। मॉड के अंदर नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मॉड -1 बाहर भी आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बेटा, b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, r इज सिमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी बात क्या है बेटा, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, let a comma b belongs to R and b comma c belongs to R। let a comma b belong to R and b comma c belongs to R। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 4 का मल्टीपल, फिर p बिलोंग्स टू z, एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 4 का मल्टीपल, फिर q बिलोंग्स टू z। सही बात है बेटा, हाँ अगर दो मॉड करते नहीं होता, नहीं होता, यही तो दिक्कत है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मॉड ऐसे मॉड हटेगा तो फिर हाँ प्लस माइनस। ये क्वेश्चन ना बोर्ड आया था, लास्ट ईयर भी आया था बोर्ड में। तो अगर आप मॉड हटाओगे तो यहाँ पे +-4p लगाओगे। डिटर्मिनेंट के अंदर भी पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना, एरिया दे रखा हो तो वो पॉजिटिव, अंदर का नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, डिटर्मिनेंट आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आए। ये बात क्लियर है ना, तो ये बात आप ध्यान रखना। और इधर भी बेटा b माइनस सी करूंगा तो कितना आएगा, +-4q। दोनों को ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू +-4p प्लस q। क्या p प्लस q भी इंटीजर ही होता है, जी सर। ये प्लस माइनस वापस दे देना, इसको प्लस माइनस वापस दे दो तो क्या बन जाएगा, फिर से मॉड बन जाएगा। तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। रिलेशन कैसी होगी बेटा, ट्रांजिटिव। अब उसने बोला है, सुनो सुनो सुनो, अब उसने बोला है फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। दोनों केसेस में, अरे a इक्वल टू भी तो बहुत आसान है, a इज ऑलवेज इक्वल टू a, रिफ्लेक्सिव, a इज इक्वल टू b तो b इज इक्वल टू a, सिमेट्रिक, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, a इक्वल टू, क्या है तो सवाल के नाम पे क्या है, जोक है बेटा ये, ठीक है ना।
कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हो जाएगा। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू 1, मतलब ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है, तो 1 से एलिमेंट कौन कौन से रिलेटेड है? 1 माइनस बी करने पर 4 का मल्टीपल आना चाहिए। यहाँ पे कितना आएगा? 1, फिर 5, फिर 9, फिर 13 है क्या सेट के अंदर? नालायक इंसान। 3 ही तो आएंगे, है ही नहीं, 12 तक की तो सेट था। 1, 5 और 9, समझ आ गया नहीं आया? आ गया। हाँ भाई